दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंबिका है और आप में देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के 2024 के चुनावों का आगाज़ हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकतें झोंकना शुरू कर दी हैं मैदान में। तो इस बार भी क्या चुनाव का रंग होली भी करीब आ गई है तो चुनाव का रंग भी चढ़ने लगा है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट पर धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ने का फिर से एक बार उन्होंने उनका नामांकन कर दिया है और नामांकन से उनका नाम आ गया है लिस्ट में लड़ने के लिए। नामांकन तो अभी होना बाकी है। तो क्या इस चुनाव में देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार क्या समाजवादी पार्टी यहाँ से सीट निकाल पाती है। लेकिन दिनेश लाल यादव भाजपा के प्रत्याशी जो कि वर्तमान सांसद भी थे आजमगढ़ से, उन्होंने अगली बार धर्मेंद्र यादव को यहाँ से हरा करके इस सीट में अपना इस सदर लोकसभा सीट पे अपना दबदबा कायम किया था। पत्रकारों के द्वारा उनसे पूछा गया कि दिनेश लाल यादव जी इस बार का चुनाव आपको कैसा रहेगा आजमगढ़ का। तो दिनेश लाल यादव जी ने कहा कि इस बार की जनता ने मूड बना लिया कि अब की बार भाजपा सरकार को ही लाना है, मोदी जी को केंद्र में फिर से स्थापित करना है। लेकिन क्या इस देश की जनता अब इस बार भी नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव आ गया दोस्तों, इस चुनाव में जनता के हाथ में वो ताकत आ जाती है कि वो जिसको चाहेगी उसको सत्ता के सिंहासन पर बैठाएगी। इस चुनाव अपने वोटों का आप मताधिकार का प्रयोग वहाँ करिएगा जहाँ लगेगा कि आपके घर की रोजी रोटी की रक्षा सुरक्षा वो नेता करते हैं। ये देश लोकतांत्रिक है, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलती हैं। इस देश के लीडरशिप ये तय करती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, यहाँ की बागडोर, यहाँ की शासन सुरक्षा किस प्रकार से होगी। तो दिनेश लाल यादव ने लगातार समाजवादी पार्टी पे वो प्रहार किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अगर इतना ही यादव समाज के लोगों का हित अगर चाहती है तो आजमगढ़ का ही ज़मीनी स्तर का कोई नेता होता तो आजमगढ़ का विकास जरूर करता। लेकिन आजमगढ़ के विकास के लिए यहीं पे रहना होगा और यहीं का विकास करना होगा। वो कहते हैं कि मैं जब 2019 से चुनाव यहाँ पे लड़ा तो हार का सामना करते हुए भी मैंने इस आजमगढ़ की जनता के लिए मैं काम किया हूँ। तो और उसके बाद फिर आजमगढ़ की जनता ने मुझे चुना है और मैं दोबारा भी रह करके इस आजमगढ़ की जनता के लिए कार्य करूंगा। ये चुनाव का दौर है और इस बार धर्मेंद्र यादव जी काफ़ी दिनों से नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर भी अब चुनाव आ गया है तो अब शायद वो दिखना शुरू हो जाएंगे। तो और जात व्यवस्था के आधार पे भी वोटिंग होती है। इस भारत देश में जातीय व्यवस्था का इतना एक ऐसा जहर है जिसे छोटे तबके का समाज घुट घुट कर पीता है। उसके साथ बहुत सारे अत्याचार भी होते हैं, लेकिन वो सहन करता है। उसको मजदूरी करनी पड़ती है, उसको काम तो हर कोई करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, करना भी चाहिए। लेकिन क्या हमेशा मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा? क्या उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? अगर वो पढ़ लिख कर भी कुछ डिग्रियां ले चुका है, वो सरकारी नौकरियों के लिए भटक रहा है, दर दरे की ठोकरें काट रहा है इधर उधर, तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 की वैकेंसी आई थी, 45 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे। सबको नौकरी नहीं मिल सकती सरकारी, ये भी बात सत्य है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों को जिलेवार छोटे छोटे राज्यों में भी उनका छोटी छोटी फ्रेंचाइजी अगर वहाँ पे रखी जाए तो वहाँ से जो ये यहाँ के स्थानीय निवास करने वाले जो जनता है, जो प्रवासी मजदूर हो जाते हैं, जो अपना ज़िला, अपना घर, अपना गांव, अपना राज्य छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वही सारी कंपनियां या कुछ ऐसे रोज़गार जो अगर इसी ज़िला लेवल पर, राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर अगर उन चीज़ों को अगर यहाँ पे उनका रोज़गार को यहीं पे उत्पन्न किया जाए, उद्योगों को यहीं पर लगाया जाए, तो यहाँ से रोज़गार भी उत्पन्न होगा, आय की स्थिति भी अच्छी होगी। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं क्योंकि वो चीज़ें बस बातों में रह जाती हैं। और इस देश की युवा
खाक छानते फिरते हैं। तो दोस्तों इस चुनाव आ चुका है और इस चुनाव में आप फैसला करिएगा जाति आधार पर नहीं। जो आपके लिए काम करेगा उसके लिए आप अपना वोट उसके लिए आप दीजिएगा। अपने मतों का अधिकार का उपयोग उस जगह कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी आखिर क्यों जीत रही है। हर जगह से वो चुनाव अक्सर जीतते हुए आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो नेता है, जो चेहरा है, वो इसी दलित समाज से आते हैं, यादव समाज से है, निषाद समाज से है, यानी ओबीसी कैटेगरी के नेताओं को वो ज़्यादातर अपने पास रख रही है। क्योंकि उसके पास जो सवर्ण समाज का जो वोट है वो उसके पास फिक्स है। वोट जो अगर डिवाइड हो रहा है तो वो इसी SC ST OBC के वोटर्सों का वोट कट करके उनके खेमे में जा रहा है। और SC ST OBC के जो पार्टियां हैं वो बड़े चेहरों को ले रही, सवर्ण समाज के लोगों को अपना उत्तराधिकारी बना रही है। तो उनको उनका वोट जो होता है, सवर्ण समाज का वोट उनको नहीं देगा। उनका तो फिक्स है कि वो कहाँ देंगे, भाजपा की तरफ जाएगा उनका वोट। और SC ST OBC इसी सपा बसपा RLD इन्हीं अन्य प्रत्याशी, इन्हीं अन्य पार्टियों में उनका वोट सिमट के रह जाएगा। तो इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है और इस देश का लोकतंत्र ये आपको ताकत देता है कि अपने वोटों का अधिकार आप कहाँ करेंगे। आप वहीं करिए जहाँ आपको लगता है कि हमारे वोटों का सही उपयोग हो रहा है, मेरे द्वारा चुना गया व्यक्ति मेरे लिए हक की आवाज़ उठा रहा है, मेरे लिए, मेरे समाज की बात कर रहा है, मेरे रोजगार की बात कर रहा है, मेरी नौकरी की बात कर रहा है। यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इधर चुनाव का आगाज़ हो ही गया है और हर जगह अन्य अन्य पार्टियां अपनी अपनी ताकतें भी झोंकना शुरू कर दी हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या जो वर्तमान की जो पार्टी है, जो कि सत्ता के सिंहासन पे विराजमान है, क्या आने वाले वक्त में भी वो सत्ता के सिंहासन पे विराजमान रहेगी या इस बार परिवर्तन होने का कुछ अंश जरूर लग रहा है। क्योंकि जनता जिसको चाहेगी वही सिंहासन पे बैठाएगी। और कुछ ऐसे फैसले रहे जहाँ पे सरकारें कुछ विफल रहीं, कुछ सफल भी रहीं। तो युवाओं के जो रोज़गार की बात की जाए तो सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए सरकार को वहाँ पे करनी चाहिए। और अब सरकारें अपना काम गिनाएंगी और विपक्ष उस पर हमलावर होगा। और जनता अब जागरूक हो चुकी है क्योंकि ये दौर है सोशल मीडिया का। यहाँ पे एक एक छोटी छोटी बातों पे भी नज़र रखी जा रही है। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और एक चीज़ों का महंगाई कुछ लोगों के लिए नहीं बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बढ़ रही है। क्योंकि मजदूरी 400-500 रुपये की एक दिहाड़ी है, उससे भी ज़्यादा ठोकर पढ़ा लिखा युवा खा रहा है, धक्के खा रहा है उसको। क्योंकि मैन्युफैक्चरर सेंटर भी डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? उसका एक जीता जागता उघाड़ है कि हमारी यहाँ की पॉलिटिकल लीडर्स उन चीज़ों पे, पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता पार्टी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे जिससे वहाँ से रोज़गार को उत्पन्न किया जा सके। हम जनसंख्या में सबसे आगे हो चुके हैं। इस जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाना पड़ेगा, सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक करना पड़ेगा ताकि ये हमारा जो समाज है वो जनसंख्या के ऊपर भी नियंत्रण पा सके और एक अच्छा समाज की स्थापना, अच्छी समाज की एक स्थापना हो सके। हमें हर एक जगह हर एक डिपार्टमेंट में नौकरियां मिल सकती हैं। रोडवेज डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग वही रोडवेज विभाग या कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे डिपार्टमेंटर हैं। इन सबों में इंस्टीट्यूट, ऐसे ऐसे जगहों की छोटी छोटी इंस्टीट्यूटों का भी स्थापना की जाए जिसमें प्रशिक्षण लोगों को मिले। तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ वो सारी चीज़ें, अगर उन्हें एक टेक्निकल चीज़ें भी मिलती रहेंगी तो वो उनके लिए रोज़गार के साधन उत्पन्न होंगे। अपने वोटों का अधिकार आप सही जगह कीजिएगा क्योंकि यही वक्त है। क्योंकि ये जो नेता होते हैं इसी समय आपकी मुट्ठी में आते हैं, इसी समय वो आपके पैर तक छूते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वोट की ताकत कितनी बड़ी है। आप अपना वोट महंगाई के आधार पर दीजिएगा कि किसकी सरकारों में महंगाई कम थी, किसकी सत्ता आने पर महंगाई ने आसमान पकड़ लिया। मिडिल वर्ग जो अपने लिए जद्दोजहद कर रहा है,
छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए वो सोच रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये आप सोच के बताइएगा। नोटबंदी अगर हुई तो उस नोटबंदी से किसको कितना लाभ हुआ, इस पर भी आप विचार करिएगा। आईपीएल शुरू हो गया है, इसमें हजारों करोड़ की टीमें खरीदी जाएंगी। दिलचस्प भी है, उन खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। आप किसी जिला लेवल पे एक बढ़िया स्टेडियम की ज़रूरत है जिससे वहाँ के खिलाड़ी निखरें। लेकिन क्या आपको लगता है कि आजमगढ़, आप ही की जनपद, आपके ही जनपद में क्या एक बेहतर स्टेडियम की स्थापना है? क्या यहाँ के जो लड़के हैं जिनके अंदर एक हुनर है, इनके अंदर एक जज्बा है अपने देश के लिए कुछ करने का, क्या उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था है? इसके लिए आप विचार करिएगा, इस पर आप वोट दीजिएगा। आप अपने अगल बगल देखिएगा, आपके लिए सड़कें अच्छी हैं, आपके अगल बगल क्या गवर्नमेंट विद्यालयों में क्या एजुकेशन अच्छी है? क्या देखिए, गवर्नमेंट विद्यालयों में भी एजुकेशन अच्छी अब हो रही है, प्राइमरी विद्यालय भी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उन व्यवस्थाओं पे ज़्यादातर सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं है, ज़्यादातर आपकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी वो गवर्नमेंट की ही है, सत्ता की ही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आप अपने वोटों का अधिकार सही जगह कीजिएगा, क्योंकि ये आपका संविधान अधिकार देता है, क्योंकि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।